वेलकम बैक फ्रेंड्स। भारतीय संवैधानिक संस्थाओं के विकास के क्रम की अगली सीरीज में लेके हाजिर हूँ। और इस अगली सीरीज में मैंने बताया था कि कुछ जो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को पिछले वीडियो में हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया था। वो एक लंबी चर्चा रही जिस पे 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया था। तो उसमें ये रहा कि मैंने बताया था कि जो फेडरल लेजिस्लेटर है, फेडरल लेजिस्लेचर जिसे संघीय विधानसभा कहा जाता है, ठीक है, यानी आज जो प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का एक फॉर्म है, भारतीय संसद व्यवस्था है, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम के तहत जो फेडरल लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर था, यानी जो केंद्रीय या संघीय विधानमंडल था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, मैंने बताया था कि उस पर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। तो उस पर देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसा था और साथ ही साथ कितनी सीटें थीं, यानी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें बढ़ाई गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, तो बाद में चल के द्वैध शासन की व्यवस्था आपकी केंद्र में कर दी गई। पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया है, जाके पिछला वीडियो देखिएगा दोनों, 1935 भारत शासन अधिनियम, तो क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ 1935 में एक तो केंद्र में द्वैध शासन डायरकी सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया, और साथ ही साथ जो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रोविंसेस में यानी प्रांतों में जो डायरकी सिस्टम लागू किया गया था, उसका अंत करके, उसे समाप्त करके, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अप्लाई किया गया, लागू किया गया, यानी प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, जो आज आप स्टेट गवर्नमेंट को देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मोस्टली आर्टिकल्स को, जो उस समय आर्टिकल्स बना था, पिछले वीडियो में मैंने बताया, उसमें से हूबहू आर्टिकल को जो 1946 से जो भारतीय संवैधानिक संस्था थी, यानी जिसने संविधान बनाने का काम किया, जिसे आप लोग संविधान सभा कहते हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1935 के अधिनियम की बहुत सी बातों को क्या किया, सेम कॉपी कर लिया, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं स्पेशली फेडरल लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या था, और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में जो डिफरेंट ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारतीय प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश भारतीय राज्य थे, उनमें काउंसिल ऑफ स्टेट की सीटें, और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी काउंसिल ऑफ स्टेट यानी काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव, और काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और विधान परिषद। तो हमें लगता है आज भी टोटल अगर देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में 7 या 8 स्टेट में जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका है उसकी व्यवस्था की गई है। प्रांतों में द्विसदनीय, जैसे यूपी हो गया, यूपी में विधानसभा है, विधान परिषद है, ठीक है। वेस्ट बंगाल हो गया, वैसे करके आंध्र प्रदेश था। तो वैसे करके इस समय भी क्या किया गया, 1935 में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, तो कुछ जो प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस में जो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उनमें कुछ प्रोविंसेस में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद कहा जाता था। तो कुछ उस पर चर्चा की जाएगी, कितने सीटें थीं, किसके लिए रिजर्व थी सीटें, कितनी जनरल सीटें थीं, और साथ ही साथ स्टेट असेंबली, स्टेट की जो स्टेट असेंबली उसमें किसी बंगाल या किसी पे मैं एक्सप्लेन किया हूँ। वैसे मैंने इस वीडियो में बंगाल को लिया हूँ स्पेशल रूप से कि बंगाल में स्टेट लेजिस्लेटिव में कितने सीटें थीं और किसके लिए कितनी रिजर्व। तो पता है आप लोगों को जो बंगाल और पंजाब था, स्पेशली यह मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होने के बावजूद इन प्रोविंसेस में क्या थी, मुस्लिम मेजोरिटी के लिए सीटें रिजर्व रखी गई। और जैसा कि पता है कि 909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत टोटल, चाहे वह सेंट्रल हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, उसमें
जो मुस्लिम सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई थी, मुस्लिमों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई थी जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट ही होंगे और उन मुस्लिम कैंडिडेट को वहाँ के मुस्लिम वोटर्स ही वोट करें। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे स्पेशली मेजॉरिटी रखी गई थी। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग की ये जो यही थी कि ये चाहती थी अपने को एक तो पार्लियामेंट में भी अपने को मेजॉरिटी में रखना, पैरेलल रखना। ठीक है, और जहाँ पे माइनॉरिटी में थी वहाँ पे भी चाहती थी हमें वहाँ से अधिक यानी पॉपुलेशन से अधिक सीटें मिले, और जहाँ मेजॉरिटी में थी मेजॉरिटी में भी चाहती थी कि हमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, तो मेन रीज़न रहा कुछ मुस्लिम लीग और कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट की तुष्टिकरण की नीति रही कि आगे चल के क्या हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फेडरल लेजिस्लेचर। देखिए, फेडरल लेजिस्लेचर जिसे संघीय विधानमंडल कहते हैं, इसके 2 हाउसेस किए गए 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, यानी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। इसमें पहला बनाया गया आपका काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे राज्य परिषद कहा जाता था, इसे अपर हाउसेस भी कहा जाता। ठीक है, अपर हाउसेस, उच्च सदन, तो इसे अपर हाउसेस। और एक फेडरल असेंबली थी, संघीय विधानसभा थी, इसे आप लोअर हाउसेस कह सकते हो, लोअर हाउसेस। ठीक है, तो देखिए जो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी जो राज्य परिषद थी उसमें टोटल सीटों की संख्या बढ़ाई गई। और जैसा कि आपने देखा कि जो स्टार्टिंग से चली आ रही थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब से पारित हुआ, उसके बाद जैसे जैसे खास करके 1813 का चार्टर एक्ट आया, 1793 का चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया, 1853 का चार्टर एक्ट आया, फिर जब 1858 में जब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टोटल पावर अपने हाथ में कैप्चर कर लिया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा, भारतीय शासन अधिनियम आने लगा। तो उस 1861 का आया, 1892 का आया, 1909 का आया, 19, तो उसमें क्या हो रहा था, जो फेडरल लेजिस्लेचर था यानी जो जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पहले कहा जाता था, उसमें क्या होता था कि सीटों की संख्या धीरे धीरे क्या कर, या तो गवर्नर जनरल के और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही साथ देखो आप लोग, बताया भी था मैंने जब 1833 का जो पढ़ोगे चार्टर एक्ट, उसमें मैंने बताया था कि पहली बार लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का एग्जीक्यूटिव से हट के लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, यानी एक लेजिस्लेटिव यानी कि उसकी एक विधान कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें मैकाले को फर्स्ट मेंबर्स नामित किया गया। बाद में चल के इसकी संख्या बढ़ाई जाने लगी, तो उसमें कभी नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या अधिक होती थी, बाद में इलेक्टेड मेंबर होने लगे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते आते मोस्टली मेंबर्स क्या होने लगे, इलेक्टेड होने लगे। ठीक है, तो राज्य परिषद में देखिए 260 टोटल नंबर्स थे, यानी सीट्स थी टोटल, यानी कि जो ब्रिटिश पर टोटल ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं 260 थी, जिसे अपर हाउसेस कहा जाता है। जो दूसरा हाउसेस था वह फेडरल असेंबली थी, जिसे संघीय विधानसभा कहा जाता था। इसमें 375 यानी 375 सीटें थी। ठीक है, जिसे लोअर हाउस भी कर, जैसे आज देख लो आप लोग पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545 सीट्स हैं, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करता है और 543 इलेक्टेड होते हैं। ओके, और राज्यसभा में अगर देखा जाए तो राज्यसभा में 250 है, जिसमें 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो सेम वैसे प्रोसेस थी। इसी प्रोसेस को क्या किया गया, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ, क्योंकि चूँकि ब्रिटिश इंडिया एक कॉलोनीज थी और कॉलोनियल दौर में चूँकि इंडिया में जितने भी रूल रेगुलेशन बनाने का काम करती थी वह ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अपने नियंत्रण में रख के सारी व्यवस्थाओं को चलाना चाहती थी। यहाँ पे कुछ पावर तो दिए गए धीरे धीरे, लेकिन क्या था, वह सिर्फ एक दिखावा मात्र, क्योंकि प्रांतों में गवर्नर को और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और अपनी एग्जीक्यूटिव और अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के ऊपर स्टेट में गवर्नर को वीटो दिया गया था और सेंट्रल में गवर्नर जनरल को भी वीटो दिया गया। और
1935 के भारत शासन अधिनियम में यह बात कही गई थी कि गवर्नर जनरल और वायसराय के पद को अलग किया गया, पहली बार अलग किया गया। लेकिन अगर ब्रिटिश क्राउन चाहे तो दोनों पदों पे एक ही मेंबर को स्थापित कर सकता है। जैसा कि 1858 से प्रोसेस चली आ रही थी, वैसा क्या रहा, सेम इसमें तो अलग तो कर दिया गया, लेकिन एक ही व्यक्ति को बैठाया गया था। उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा पावर दिए गए थे, जिसे पैरामाउंसी कहा जाता। ठीक है, ये सिस्टम तो दिख रहा है कि ऐसे सिस्टम चल रहा है। इतने यहाँ से आ रहे हैं, इतने स्टेट से आ रहे हैं, इतने ब्रिटिश प्रोविंसेस से आ रहे हैं, इतने इंडियंस हैं, इतने यूरोपियन हैं, इतने सिख हैं। तो रिलीजियस बेस पे, कास्ट बेस पे जनरल सीटें रखी गई थी। ये तो सारे दिख रहे हैं, लेकिन मेन जो पैरामाउंसी थी, ठीक है, पैरामाउंसी मतलब जो कंट्रोलिंग पावर था, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या जो वायसराय था उसके पास रखते थे। ठीक है, तो देखिए अब जो अपर हाउसेस है 260 को डिवाइड किया गया है। टोटल ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा है, चाहे वह ब्रिटिश प्रोविंसेस हो, यानी कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस जो भारत के अंग्रेजों के कंट्रोल में जो डायरेक्ट राज्य थे, एरिया थे, उनको 11-12 ब्रिटिश प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। कुछ को चीफ कमिश्नरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिसमें यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था, एमपी था, सीपी था, सेंट्रल प्रोविंसेस जो मध्य प्रदेश है आज का, ठीक है, महाराष्ट्र था, असम था, बंगाल था, पंजाब था, ऐसे करके मद्रास था। टोटल ऑल ओवर इंडिया को क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। और साथ ही साथ जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे, यानी जो देसी राज्य थे, जो 565 से एबव जो देसी राज्य थे, उनके भी प्रतिनिधियों को इस फेडरल लेजिस्लेचर में क्या किया गया था, नॉमिनेट किया जाता। वो भी गवर्नर जनरल नॉमिनेट करता। ठीक है, तो ये 260 सीटें थीं और इसका वोटिंग सिस्टम मैंने जो 2 वीडियो बनाया है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें वोटिंग कैसे किया जाता था तो पता ही आपको, इनडायरेक्टली वोटिंग करके किया जाता था। और इसमें वोटिंग का जो पावर था, जो पर्सन एनुअली या मंथली इतना टैक्स पे करते थे, उन्हीं को वोटिंग का पावर था। लेकिन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में धीरे धीरे इसमें बहुत छूट दी गई, वुमेन्स को भी दिया गया। लेकिन ये था कि जो उस जो लिमिटेशंस हैं उसको अगर कंप्लीट करते हो तो वही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो इसीलिए मोस्टली जो होते थे इनडायरेक्ट इलेक्ट होते थे। और पता है आपको, बाद में चल के जब भारतीय संविधान सभा बनी 1946 में, तो उसमें भी जो 1946 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे इनडायरेक्टली रूप से, तो उन्हीं मेंबर्स को क्या किया गया, इनडायरेक्टली मेंबर्स इलेक्ट करके मंगाए गए। तो उन्हीं को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, यानी कि जो भारतीय संविधान सभा थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसी को बना दिया। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, वह इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे। उसके बाद जाके पहला इलेक्शन 1952 में जो जनरल इलेक्शन हुआ, तब जाके क्या हुआ, डायरेक्ट मेंबर्स, जैसे आज हम लोग अपने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं, वैसे प्रोसेस शुरू हो गई। तो इसमें देखिए ब्रिटिश प्रोविंसेस जो था, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, यानी ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव होते, जो प्रांतों से आते थे, वो उनको 260 को डिवाइड करके 156 इससे कर दिया गया था, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे। और फिर 104 जो सीटें थीं, इनको जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारतीय जो स्टेट थे, ठीक है, जो देसी राज्य थे, इसका है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये है भारतीय देसी राज्यों के प्रतिनिधि, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे, ऑल इंडिया के प्रिंसली स्टेट। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया से 156 आते थे, इसको डिवाइड करके इतनी सीटें अलग कर दी गई नंबर्स। और 104 इसमें क्या किया गया कि भारतीय देसी राज्यों के लिए सुरक्षित रख दिया गया अपर हाउसेस में। ठीक है, जो प्रिंसली, जो 565 से अब जो प्रिंसली स्टेट थे, 104 रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए रखा गया। और इन्हें नॉमिनेट करने का काम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करता था। वहाँ से जिसको चाहता था वह उस राज्य से, और वहाँ का जो राजा होता था उससे अपना कंसल्ट करता था, उसके बाद यहाँ पे नॉमिनेट करता था। तो 104 थे, वह भारतीय देसी राज्यों के प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो देखिए फेडरल लेजिस्लेचर में क्या किया, एक तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को भी रखा गया, साथ ही साथ जो देसी राज्य थे, जैसे भोपाल,
जम्मू कश्मीर, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, फिर आपका हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके पटियाला रियासत, तो ऐसे करके ऑल ओवर इंडिया में इतनी रियासतें थी, 565 से एबव रियासतें थी, जिसमें उनको 104 सीटें दी गई, 104 सीटें दी गई, और उसी अकॉर्डिंग अपना प्रोसेस था, उनको रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था। अब देखिए, तो ये तो इनका फिक्स हो गया, 104 था, अपना आते थे, यहीं क्लोज हो गया। वह 33 राज्यों से थे, जो राजा जिनको अपना प्रतिनिधि भेजता था, या छोटे राज्यों को मिक्स करके, और उनका एक मान लिया जाता था, जो बड़े राज्य होते थे उनसे एक ही आते थे, ठीक है। अब देखिए, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से क्या क्या होता था, जो 156 सीटें थी, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, इनको कैसे विभाजित किया गया। देखिए, इनमें 6 मेंबर्स, जो 6 सदस्य होते थे, वह नॉमिनेटेड होते थे, यानी गवर्नर जनरल क्या करता था, इन 6 सदस्यों को राज्य परिषद में, काउंसिल ऑफ स्टेट में नॉमिनेट करता था। फिर 7 मेंबर्स यूरोपियन से आते थे, यूरोपियंस होते थे, यानी जो यूरोपियंस यहाँ पे बसे थे, यानी कि यूरोपियन मेंबर होते थे 7 मेंबर्स। 75 जो सीटें थी, 75 जो नंबर्स थे, यह जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी, सामान्य सीटों का चयन था, यानी सामान्य सीटें थी। इनसे क्या होता था, इन्हें इलेक्ट करके और भेजा जाता था कहाँ, राज्य परिषद में, काउंसिल ऑफ स्टेट में। तो ये जनरल सीटें थी, इस पर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता, ठीक है, इस पर किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का, ओके। फिर मुस्लिमों के लिए 49 सीटें रिजर्व थी, अपर हाउसेस के लिए मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी 49, जैसा कि पता है जहाँ भी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होती थी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाते थे। मुस्लिम, इसमें तो जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, इसमें मुस्लिम भी लड़ सकते थे, सिख भी लड़ सकते थे, क्रिश्चियन भी, यूरोपियंस भी, ठीक है, और क्या कहते हैं, जनरल पीपल भी लड़ सकते थे, हिंदू भी लड़ सकते थे, हर कोई लड़ सकते। लेकिन ये स्पेशली मुस्लिमों के लिए क्या थी, या अपर हाउसेस में, काउंसिल ऑफ स्टेट में रिजर्व सीटें थी, ठीक है। अब देखिए, सिखों के लिए कितनी, सिखों के लिए 4 सीटें थी, 4 सीट सिखों के लिए, इनके लिए ऑल ओवर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई थी। इंडियन क्रिश्चियन के लिए भी, यानी ऐसे इंडियन जिन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया, जैसा कि देखो आप लोग, जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में देखिए मोस्टली राज्यों को क्या किया, इन्होंने ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो उस 2 सदस्य इंडियन क्रिश्चियन भी आते थे अपर हाउसेस में, इनका भी रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि भारत में इनकी भी आबादी थी, सिखों की आबादी थी, तो 4 सीटें थी अपर हाउसेस में। उसके बाद देखिए, एंग्लो इंडियन जो होते थे 1 मेंबर्स नॉमिनेट करता था। आज भी देखिए, लोकसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है कि वह 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता था। राज्यों में भी राज्यपाल को पावर है कि वह 1 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या कर सकता है, कि जो एंग्लो इंडियन है उन्हें नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन अभी हाल ही में उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं कि अगर राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया, राज्य की विधानसभाओं के ऊपर, अगर वह चाहें तो नॉमिनेट करवा सकते हैं, न चाहें तो न, यानी कि उसको ऑप्शनल हो गया, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे एंग्लो इंडियंस की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अभी पार्लियामेंट में है, लोकसभा में है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन अपर हाउसेस में 1 मेंबर्स आते थे। वुमेन्स के लिए क्या थी, 6 सीटें रिजर्व थी, यानी 6 सीटों पे या 156 में से वुमेन्स अपॉइंट होंगी, इनको भेजा जाएगा अपर हाउसेस में। और SC ST के लिए भी 6 सीटें क्या थी, रिजर्व थी। SC ST के लिए भी इसमें 6 सीटें काउंसिल ऑफ स्टेट में रिजर्व रखी गई थी। अब देखिए, ये तो अपर हाउसेस हो गया, राज्य परिषद। अब देखिए, संघीय विधानसभा में देखा जाए, फेडरल असेंबली में, तो टोटल 375 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ऑल ओवर इंडिया में, यानी 375 सीटें थी। इन 375 सीटों में जो लोअर हाउस या संघीय विधानसभा थी, उसमें देखिए, पहला ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। ब्रिटिश प्रोविंस, इसमें क्या किया गया था, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक ब्रिटिश प्रोविंसेस, यानी जो ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में भारत का जो एरिया था, उससे ब्रिटिश प्रोविंसेस, जैसा कि मैंने मध्य प्रदेश का नाम लिया, फिर उसके बाद यूपी का नाम लिया, असम का नाम लिया, बंगाल का नाम लिया, पंजाब का नाम लिया, ठीक है, इन सब का नाम लिया। तो ब्रिटिश इंडिया से 250 थे। फिर आपका स्पेशल रूप से जो इंडियन स्टेट हुआ करते थे, ठीक है,
जो प्रिंसली स्टेट थे, इंडियन प्रिंसली स्टेट से आपके 125। तो जैसा सेम व्यवस्था इसमें है वैसी सेम व्यवस्था आपका इसमें भी है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया से 375 में से 375 में से 250 मेंबर्स या 50 सीट क्या थी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस के लिए अलग कर दी गई। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट से आपकी 125 सीट्स या 25 नंबर्स क्या किए गए इन्हीं के लिए। तो इनका तो स्पेशल यही था कि ये प्रिंसली स्टेट जो देसी रियासतें थी भारत में 565 से 565 से ज़्यादा, उनसे 125 सदस्य क्या होते थे अपना चुने जाते थे, नॉमिनेट करता था गवर्नर जनरल। इसमें भी फेडरल असेंबली में भी, संघीय विधानसभा में भी। और ये जो 250 से 250 जो ब्रिटिश इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते थे, अब इनको डिवाइड किया गया था। देखिए कैसे डिवाइड किया गया था। इसमें जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जो सामान्य सीटें थीं जनरल के लिए, इस पे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के यानी SC ST OBC कोई भी इस पे इलेक्शन लड़ सकता था, आ सकता था। उसके लिए 105 सीट रिजर्व थी, ठीक है। जनरल सीटें इनमें से 150 कर दी गई, 250 में से 105 कर दी गई, 105। वुमेन्स के लिए 9 सीटें थी, देखिए। सिखों के लिए 6 सीटें, मुस्लिम के लिए 82। ये भी क्या था सेपरेट इलेक्टोरल के तहत था, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल था, ठीक है। यानी कि यह प्रोसेस 1909 के भारतीय शासन अधिनियम से ही चली आ रही थी। तो मुस्लिमों के लिए 82 सीट रिजर्व थी, 82 कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसपे मुस्लिम, इसमें सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही मुस्लिम मेंबर्स ही कैंडिडेट बनते थे। यानी अगर कोई कैंडिडेट बनता है तो वो मुस्लिम ही होते थे। और इस 82 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, इससे जो मुस्लिम वोटर्स होते थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वही क्या करते थे, वही वोट करने का काम करते थे। एंग्लो इंडियन देखिए, एंग्लो इंडियन की संख्या 4 थी, नंबर में 4 थे। यूरोपियंस के लिए 250 में से 8 सीटें थी, रिजर्व थी। इंडियन क्रिश्चियन के लिए यानी जो भारतीय ईसाई थे उनके लिए भी 8 सीटें। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए भी रखी गई थी, 11 सीटें रखी गई, जो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। जैसे कलकत्ता चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यानी कि जो व्यापारी वर्ग था, ठीक है, उससे भी सीटें रखी गई थी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए 11 सीटें रिजर्व थी। लैंडलॉर्ड्स के लिए जो जमींदारी व्यवस्था थी, यानी कि फेडरल असेंबली में, संघीय विधानसभा में जमींदारों के लिए भी कितनी थी, 7 सीटें रिजर्व रही कि इस पे आएंगे तो जमींदार ही आएंगे, लैंडलॉर्ड्स ही आएंगे। और लेबर्स के लिए, क्योंकि देखते हो 10 सीटें रिजर्व थी लेबर्स के लिए, क्योंकि उस समय 1935 आते आते ऑल ओवर इंडिया में क्या बन गए थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बन गए थे। बड़े पैमाने पे ट्रेड यूनियन बन गए थे, जो क्या थे, लेबर्स के ऑर्गेनाइजेशन थे। जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लेबर्स थे उन्हीं के ये संगठन थे। तो ये भी क्या करते थे, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में गवर्नमेंट पे काम करते थे। तो इनके लिए भी क्या थी, लेबर्स एसोसिएशन से, ट्रेड यूनियन से 10 सीटें रिजर्व कर दी गई थी। किसमें, जो संघीय विधानसभा थी, जो फेडरल असेंबली थी, ठीक है, 250 में से। तो ये रहा, ये सब सीटें क्या थी, फिक्स थी। जैसा जैसा आपने देखा 1909 से स्टार्ट किया गया और धीरे धीरे, एक तो चाहते थे, ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत कि जो सेपरेट इलेक्टोरल्स है इनकी संख्या बढ़ाई जाए, जिसके तहत सिखों के लिए, मुस्लिमों के लिए तो था ही, ठीक है, एंग्लो इंडियंस को बढ़ा दिया गया, यूरोपियंस को बढ़ा दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन को, कॉमर्स, लैंड लॉ, सबके लिए। और देखा आप लोगों ने कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है SC और ST कैटेगरी, जो सप्रेस क्लास सबसे ज़्यादा है, अनुसूचित जाति और जनजात, उनके लिए भी क्या किया गया, 1932 में 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड लाया गया। और इस कम्युनल अवार्ड के तहत मुस्लिमों की तरह उन्हें भी क्या दी जा रही थी, सेपरेट इलेक्टोरल दिए जा रहे थे, जिनमें 72-73 पे फिक्स हुआ था कि 73 सीटें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इसी में फेडरल लेजिस्लेचर में ही दिया जाएगा। वो भी क्या दिया जाएगा, मुस्लिमों की तहत। जैसे मुस्लिमों के लिए 82 दिया गया था इसमें, और इसमें भी देखिए 49 है।
अपर हाउसेस में, लोअर हाउसेस में देखिए 82 है। वैसे हरिजनों के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या की जा रही थी, सेपरेट इलेक्टोरल, कि उस एरिया से कैंडिडेट क्या होंगे, SC ST होंगे, और वोटर जो होंगे वो भी SC ST होंगे। बाद में चल के 1932 में ही 26 सितंबर 25 सितंबर गांधी और अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ, और जिसका रिजल्ट आपने देखा, गांधी जी ने कहा कि हम 72-73 की जगह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसमें वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम आपको सीटें रिजर्व देंगे, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 73 ब्रिटिश सरकार दे रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट 72-73, और गांधी जी ने कहा कि हम रिजर्व सीटें आपको दे रहे हैं 147-48 सीटें दे रहे हैं, 147 सीटें 48 सीटें। तो उस पर क्या हुआ, अंबेडकर मान गए। और उस एरिया में क्या था कि रिजर्व एरिया में तो सिर्फ वह SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, वहाँ पे जो कैंडिडेट होगा किसी भी पार्टी से हो या निर्दल हो वो SC मेंबर्स होगा, ठीक है, SC कैंडिडेट होगा। लेकिन वोट क्या करेंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑल पीपल्स, जो ऑल वोटर्स हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या SC ST कास्ट का हो, सब क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो ये रहा आपका काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली, इसका स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ा बहुत इसी तरह चूंकि ये किया गया, ये तो आपने देखा प्रांत केंद्र में जो द्वैध शासन लागू किया गया उसके तहत 2 हाउसेस किए गए, और उस द्वैध शासन में क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल जो होता था, एक तो उसके 2 पार्ट थे, बताया भी था मैंने, गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एक गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ जो उसकी मिनिस्ट्री थी। तो इसमें क्या किया गया, एक में तो रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए, ट्रांसफरेबल। तो रिजर्व गवर्नर जनरल, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उस पर गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से उस पर रूल रेगुलेशन बनाता था, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के खिलाफ उसे वीटो का पावर था। और गवर्नर जनरल क्या होता था, इनमें से अपर हाउसेस और लोअर हाउसेस में से क्या होते थे, ये लोग अपने में से ही मेंबर्स को चुन के, कि कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करते थे कि ये क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल ऑफ, जो उसकी मिनिस्ट्री होगी, जो उसकी मंत्री परिषद होगी, तो कुछ मेंबर्स को चुन देते थे, और उनमें से 10 सदस्यों को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत फिक्स था कि गवर्नर जनरल अपने 10 काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के साथ क्या करेगा, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट पे काम करेगा, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। तो कुछ सदस्यों को इलेक्ट कर देते थे और उसमें से गवर्नर जनरल क्या होता था, उनको चुन लेता था। लेकिन गवर्नर जनरल की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के जो सदस्य थे वह फेडरल लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग क्या होते थे, अपनी के जो विधानसभा होती थी, जो विधानमंडल होते थे उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्सिबल होते, ठीक है वो। और साथ ही साथ ये इन्हें वापस बुला सकती थी, और जब गवर्नर जनरल चाहे तो हटा सकता था, ठीक है। तो ये द्वैध शासन था वहाँ पे। अब देखिए, चूंकि प्रांतों में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, जिसका सेम स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट टाइम के जो स्टेट है मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया, यहाँ पे भी गवर्नर को पावर दिया गया। जैसे भारत के जो लीडर्स थे, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री तो होते थे, इसमें भी क्या किया गया कि गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वह क्या कहती थी, रिजर्व सब्जेक्ट देखती थी, एंड गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो राज्यों में थी वह क्या ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट है। तो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट में जो हस्तांतरणीय विषय थे उनमें क्या महत्वहीन विषयों को रखा गया था, और जो गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से जिसको देखने का काम करता था उसमें महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट थे, जो विषय थे, उनको रखा गया। तो काफ़ी डिबेट रहा, काफ़ी असमंजस की स्थिति रही, जिसकी आलोचना भी बड़े पैमाने पे हुई आगे चल के, ठीक है। तो इसमें देख लिया जाए, देखिए मोस्टली जो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उसमें कुछ प्रांतों में क्या किया गया था कि द्वैध शासन, यानी कि वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते थे, एक विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल होती थी जिसे विधान परिषद कहते। आज भी देखिए, जैसे ऑल ओवर इंडिया के 7 या 8 स्टेट में क्या है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ठीक है, 2 सदन है स्टेट लेजिस्लेचर के। वैसे देख लीजिए, देखिए इस पे मुंबई में देखिए, मुंबई भी उस समय एक प्रांत था, उसमें कुल सीटें 175 थी,
सॉरी 30 सीटें थी, यानी कि टोटल 30 सीट थी किसकी, विधान परिषद की, स्टेट काउंसिल की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता था उसमें मुंबई में 175 सीटें थी, 175, यानी कि स्टेट काउंसिल जैसे यहाँ पे अपर हाउसेस था और लोअर हाउसेस था, वैसे राज्यों में भी जहाँ पे द्विसंधि व्यवस्था क्या थी वहाँ पे विधानसभा को लोअर हाउसेस और विधान परिषद को अपर हाउसेस कहा जाता। ठीक है, तो इसमें देखिए 30 थी, विधानसभा में 175 सीटें थी। अब इस 30 में देखिए, यानी कि जो विधान परिषद का हम लोग उल्लेख कर रहे हैं, द्विसदनी प्रांतों में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या देखी जा रही है, तो देखिए 30 में से 20 सीटें सामान्य थी, 25 मुस्लिम्स थे, मुस्लिम के लिए रिजर्व थी, 1 यूरोपियंस के लिए, महाराष्ट्र की बात हो रही है, मुंबई की, 1 इंडियन क्रिश्चियन के लिए, भारतीय ईसाई के लिए 1 मेंबर्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वह क्या करती थी, 1 मेंबर इलेक्ट करके भेजती थी और गवर्नर जनरल 4 मेंबर्स को नॉमिनेट करता था। ये मुंबई का है। अब देखिए मद्रास का, जो मद्रास प्रांत था, मद्रास में 50, यानी कि पॉपुलेशन बेस पे थी सबसे ज़्यादा उस समय ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में बंगाल ऐसा जो बड़ा राज्य था और जहाँ की पॉपुलेशन, जहाँ की जनसंख्या अधिक थी, वहाँ पे क्या था, देखिए बंगाल में आपकी विधान परिषद में आपके 65 सीटें थी, 65 सीटें थी और 250 सीटें स्टेट असेंबली में थी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में थी। यानी बंगाल की आबादी सबसे ज़्यादा थी। तो आबादी के आधार पे, यानी जनसंख्या के आधार पे, यहाँ पे चाहे वह स्टेट लेजिस्लेचर हो या सेंट्रल या फेडरल लेजिस्लेचर हो, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाता, ठीक है, उस स्टेट को। तो सबसे ज़्यादा सीटें देखिए, देख लिया जाए मद्रास, देखिए मद्रास में 56 थी, स्टेट काउंसिल की, यानी विधान परिषद की, लेजिस्लेचर काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की आपका 215 सीटें थी, 215। अब 56 में देखिए 35 सामान्य सीट थी, 7 मुस्लिमों के लिए था, 1 यूरोपियन के लिए था, 3 भारतीय ईसाई के लिए था और यहाँ की जो 215 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से 3 मेंबर्स इलेक्ट करके भेजते थे, ठीक है, और 10 मेंबर्स को नॉमिनेट करता था उसी स्टेट का गवर्नर, यानी मद्रास का गवर्नर। अब देखिए ऐसे यूपी को देख लिया जाए, उस समय यूपी को यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। इसमें 60 सीटें थीं विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, और लेजिस्लेटिव असेंबली की 228 सीटें, यानी कि यूपी जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे था। इसीलिए इसकी सीटें देखिए क्या है, बंगाल से थोड़ा कम है, 60 और 228, ये 65 और 250 है। तो 34 सामान्य सीटें थी 60 में से, 17 मुस्लिमों के लिए थी यूपी में रिजर्व, 1 यूरोपियंस के लिए, ठीक है, 1 ही सीट आपका भारतीय यानी कि जो इंडियन क्रिश्चियन थे, भारतीय ईसाई थे, 1 ही सीट आपका लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करती थी और 8 मेंबर्स जो होते थे या गवर्नर जनरल नॉमिनेट होते थे। ऐसे देखिए बंगाल में 65 था, 250 लेजिस्लेटिव असेंबली में थी, 65 में से 15 सामान्य सीट थी। देखिए जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, चाहे वह बंगाल हो या पंजाब हो, वहाँ पे सामान्य सीटों की संख्या कम कर दी गई थी और मुस्लिम मेजोरिटी में भी होते हुए वहाँ पे उनके लिए क्या की अधिक सीटें रिजर्व की गई थी। जैसे देखिए यहाँ पे जनरल सीटें 15 हैं, ठीक है, मुस्लिमों के लिए देखिए 17 सीटें रिजर्व की गई हैं 65 में से, 3 सीटें यूरोपियंस के लिए थी, भारतीय इंडियन क्रिश्चियन के लिए भी 3 सीटें थी, 27 मेंबर्स क्या होते थे लेजिस्लेटिव, बंगाल में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी 250 मेंबर्स 27 लेजिस्लेटिव मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजते थे। और चूंकि 250 में से चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें थी उसमें मुस्लिम मेंबर्स अधिक होते थे। तो यहाँ पे एक देखिए, एक तो 17 सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व भी कर दी गई 65 में से, और साथ ही ये 27 ये भी क्या होते थे, टोटल मुस्लिम ही इस पे इलेक्ट होते थे क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। तो जोड़ लीजिए 7, 7, 4, 2, 3, 1 और 1 44 सीटें, यानी 65 में से 44 सीटें या मुस्लिम कैंडिडेट के पास चली जाती थी, ठीक है। और 8 सीटें क्या होती थी, 8 सीटों पे गवर्नर क्या करता था, मेंबर्स को नॉमिनेट करता था, ये गवर्नर का पावर था। अब देखिए बिहार में 30 सीटें थी विधान परिषद की,
और विधानसभा की या जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं 152 152 सीटें थी। इस 30 में से 9 सीटें जनरल सीटें थी, सामान्य सीटें, 4 सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी। देखिए 4 सीटें, 17 हो गया, 4 सीटें मुस्लिमों के लिए, 2 सीटें यूरोपियंस के लिए, 2 सीटें भारतीय ईसाई के लिए। इसमें 12 सीटें थी बिहार में। जो क्या होता था, जो 152 जो विधानसभा के जो सदस्य होते थे इलेक्ट करके भेजते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे, सिलेक्टेड होते थे, या इलेक्ट करते थे या सेलेक्ट करके भेज देते थे। और फिर 4 मेंबर को बिहार में गवर्नर नॉमिनेट करता था। गवर्नर के पास आज भी पावर है हर स्टेट में, लेकिन एक ही क्या कहते हैं, कुछ जो कला समाज के क्षेत्र में काम करते हैं वो भी किस में, जहाँ पे विधान परिषद है। और विधानसभा में 1 मेंबर्स ओनली एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करता है। अगर वहाँ पे एंग्लो इंडियंस है तो अब तो ऑप्शन हो गया है, ऑप्शनल हो गया है, करें या न करें। अब देखिए ये तो रहा विधान परिषद। एक असम था, तो असम में भी देखिए टोटल वहाँ पे 22 सीटें थी। किसमें, विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 22 में से ऐसे ही वो भी क्या थी, रिजर्व थी, कुछ जनरल में थी, कुछ ऐसे थी, वो भी ऐसे करके थी। असम बंगाल के जस्ट साइड में पड़ता है। अब देखिए, अब जो लास्ट पॉइंट है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसमें से एक ले लेते हैं हम लोग बंगाल का। ठीक है, बंगाल चूंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी बड़ा प्रोविंसेस था और साथ ही साथ उसको हमें जो मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था वह समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो देखिए बंगाल को लेते हैं। बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें 250 सीटें थी। जैसे यहाँ पे भी देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है, 250 सीटें। वैसे तो जो दूसरे प्रांत थे वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें थी, जैसे देख लें जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस था, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार थे जहाँ के, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की 50 सीटें थी। उड़ीसा में देखिए 60 सीटें थी लेजिस्लेटिव असेंबली की। सिंध में, सिंध भी एक प्रांत था, वहाँ पे 60 सीटें थी। मध्य प्रांत यानी जो आज का मध्य प्रदेश है, इसे सेंट्रल प्रोविंसेस कहा जाता था, उसमें 112 सीटें थी लेजिस्लेटिव असेंबली की। पंजाब में 175 थी, बम्बई में भी 175 थी। ठीक है, बम्बई में मैंने एक्सप्लेन किया, देखिए यहाँ पे 175 थी विधानसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। ठीक है, पंजाब में 175, बिहार में 152, यहाँ पे आप लोगों ने देखा, बताया मैंने। असम में लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में 108 मेंबर्स थे, 108 सदस्य थे, यानी कि इतनी सीटें थी वहाँ के मेंबर्स के लिए। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी उसे लोअर हाउसेस कहा जाता था, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, जो विधानसभा, उसे अपर हाउसेस भी कहा जाता था। ठीक है, तो देख लिया जाए। बंगाल को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उससे आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। देखिए बंगाल में जो 250 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें थी, यानी बंगाल विधानसभा की, उसमें जनरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, यानी जो जनरल सीट थी वह 48 थी, 48 सीट। SC ST के लिए 30 सीटें रिजर्व थी। OBC के लिए सिर्फ 1 सीटें रिजर्व थी बंगाल में। वनली अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए वनली 1 सीटें। सिखों के लिए भी 1 सीटें, 1 सीट। मुस्लिम्स के लिए देखिए 117 सीट। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था बंगाल, तो यहाँ पे 250 में से 117 सीट या मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी, यानी 117 सीटें मुस्लिमों के लिए थी। एंग्लो इंडियंस के लिए 3 सीटें रिजर्व थी, 3 सीटें। ठीक है, यूरोपियंस के लिए यहाँ पे देखिए, यूरोपियंस के लिए 11 सीटें रिजर्व थी। यूरोपियन यानी कि जो यूरोपीय होते थे। फिर देखिए आपका जो अगला इंडियन क्रिश्चियन जो होते थे, भारतीय ईसाई, उनके लिए 2 सीटें रिजर्व थी। ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए बंगाल में 19 सीटें रिजर्व थी, 19 सीटें रिजर्व थी। लेबर्स के लिए आपकी 8 सीटें रिजर्व थी, 8 सीटें थी लेबर्स के लिए। वुमेन्स के लिए भी 8 सीटें रिजर्व थी। बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। ठीक है, और जो कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ थी, यानी बंगाल यूनिवर्सिटी जो कलकत्ता की यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि 18 जो आपके यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आए थे, विश्वविद्यालय अधिनियम आए थे, उसके तहत हमें लगता है 1861 या 1857 के आसपास, उसी समय 1861 के आसपास ही 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से भी आ चुकी, अब तो बहुत यूनिवर्सिटीज़
की संख्या बढ़ गई थी। बंगाल में उसकी भी उसका जो क्राइटेरिया था काफ़ी बड़ा हो गया था। तो वहाँ की यानी बंगाल की यूनिवर्सिटीज़ की सीनेट से भी 2 मेंबर्स आते थे, 2 मेंबर्स सिलेक्ट होते थे, ठीक है। और लैंडलॉर्ड्स जो थे, बंगाल का जो लैंडलॉर्ड्स यानी जो जमींदार वर्ग था, उनके लिए 5 सीटें रिजर्व थी बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो 200। तो देखिए 250 में से चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होते हुए भी 170 सीट मुस्लिमों के लिए थी। यानी कि ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में और जो मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया थे वहाँ पे भी क्या कर रही थी, मुस्लिमों को जो अदर क्लासेस थे उनके पैरेलल सीट दे रही थी, और जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था वहाँ पे भी उन्हें एक्स्ट्रा सीट रिजर्व कर रही थी। जैसा कि आप बंगाल में थे 250 में से 117 सीटें मुस्लिमों के रिजर्व। तो ब्रिटिश सरकार की ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, इसी ने आगे चल के क्या किया, पार्टीशन ऑफ इंडिया का काम। तो ये रहा वीडियो फेडरल लेजिस्लेचर पे, जिस पे मैंने काउंसिल ऑफ स्टेट, फेडरल असेंबली, संघीय विधानसभा की बात की, कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया है, जनरल सीटें, ओमेन, सिख, मुस्लिम, ऐसे हम लोगों ने प्रांतों की विधान परिषदों के बारे में भी देखा, कितने सीटें थी, कितने कितने मेंबर्स थे। और जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं उसमें मैंने बंगाल को वनली एक्सप्लेन किया, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा, इसका कोई वो नहीं है। तो बंगाल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कितने सीटें बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में थी और कितने कितने आते थे, ठीक है। तो ये रहा आपका, इस पे मैंने जो कहा था कि जो फेडरल लेजिस्लेचर से और स्टेट लेजिस्लेचर से जो संबंधित जो सीटें हैं उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि 1937 से लेके और 1946 तक भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास। तो हमारी अगली जो वीडियो होगी वह इस क्रम में होगी। तब तक के लिए अब वेट करिए। थैंक यू।